नमस्कार बच्चों। आज अपन जो अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था कल फिजिक्स में, उसी के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनको अपन सोल्व करते हैं आज। देखो, पहला क्वेश्चन है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मतलब हो गया कि आवेश का सबसे छोटा मान। तो आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो आवेश का सबसे छोटा मान होता है, और आवेश का सबसे छोटा मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। तो एक क्वांटा या एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है कि r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल F है। अब अपन ने क्या करा, दो प्रोटॉनों को हटाकर वहां पर इलेक्ट्रॉन रख दिया। प्रोटॉनों को हटाकर वहां पर क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया। तब इनके मध्य बल कितना लगेगा? तब इनके मध्य बल इतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो जो लगने वाला बल है वो आवेश पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। इस कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो बल लगेगा वो बराबर लगेगा, पहले जितना ही बल अब लगेगा। इसके बाद में तीसरा है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल लगेगा? उतना ही बल लगेगा जितना पहले लग रहा था, क्योंकि बल का मान दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, तो बल का मान उतना ही लगेगा। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है। तो देखो, निरपेक्ष विद्युतशीलता अपन को निकालनी है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 गुणा एप्सिलॉन आर। और यहाँ पर परावैद्युतांक कितना कर दिया इसने? 1 कर दिया। तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसमें लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के लिए Q1 Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से छोटा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है Q1 डॉट Q2 इज लेस देन 0। देखो, Q1 डॉट Q2 इज लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि इनका गुणनफल 0 से छोटा है। और इनका गुणनफल 0 से छोटा कब हो सकता है? जब एक आवेश प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो इनको गुणा करने पर एक से छोटी राशि मिल जाएगी, अपन को माइनस की राशि मिल जाएगी। यानी कि दोनों आवेश कैसे हैं? विजातीय आवेश है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, विजातीय आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन Q1 डॉट Q2 इज ग्रेटर देन 0 में है। अब ग्रेटर देन 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 तब होगा जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करने पर भी प्लस आता है, और अगर माइनस को माइनस से गुणा करोगे तब भी प्लस आएगा। यानी दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय आवेश है, और सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश पर बल कितना लगेगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है F बराबर QE बल होता है। इसके बाद में 8वां है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले अपन द्रव्यमान की बात कर लें। तो आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार गति की अवस्था में जो द्रव्यमान बदलता है वो द्रव्यमान बदलता है m बराबर m0 बटे में रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अनुसार। यहां पर जो ये m0 है, ये m0 विराम द्रव्यमान है, और m क्या है? गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है। इस सूत्र के अनुसार या आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान
गतिशील अवस्था में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी चाल बढ़ने पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आवेश की। तो आवेश का मान निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब आवेश क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आवेश कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन 90वें क्वेश्चन पर। 90वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को क्या कर दे, संतुलित कर दे। अपन को क्या करना है, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है जो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे। तो देखो यहां पर दो बल लगेंगे। पहला बल जो लगेगा वो लगेगा F बराबर mg, जिसको अपन गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। और दूसरा जो बल लगेगा यहाँ पर वो लगेगा आपके कौन सा, विद्युत बल। तो देखो गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है, गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है mg, और भार बल का या गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है mg, और विद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर qe। यहां से E निकालना है तो E बराबर हो जाएगा mg बटे में q। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और G का मान 9.8 होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपने पास क्वेश्चन कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा। तो बल उनके मध्य 0 हो जाएगा। देखो अगर माध्यम में अपन बल निकालते हैं तो आता है F0, यानी निर्वात में बल बटा पराविद्युतांक। तो धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान होता है अनंत, तो ये हो जाएगा F0 बटे में अनंत, और 1 बटा अनंत का मान होता है 0। 11वां क्वेश्चन, उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। तो देखो वो प्रयोग है मिलिकन तेल बूंद विधि। ये प्रयोग कौन सा है, मिलिकन तेल बूंद विधि प्रयोग है। और इस प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्वांटम जो आवेश है उस आवेश का क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई है। मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया गया। और इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश बोलते हैं E/m, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान, ये प्रयोग करा गया था जे थॉमसन के द्वारा। E/m यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व जो है वो जे थॉमसन विधि के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा ज्ञात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q गुणा 2A। यहाँ पर Q क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण है ये, और दूसरा जो 2A है वो उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण
और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इस द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। इसके बाद में 13वां है, देखो 13वें क्वेश्चन में कहा गया है आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है कि आवेश का मान बहुत ज्यादा हो यानी कि अनंत हो, और दूरी बहुत कम हो यानी कि 2a का मान लगभग 0 हो। क्योंकि अपन विद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है वो भी यही है कि परिमाण में समान और दो विपरीत आवेशों को अगर अत्यल्प दूरी पर रखा जाए तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, या इस निकाय को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो आवेश का मान अनंत हो और द्विध्रुव का मान, जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य जो दूरी है वो कितनी हो, लगभग 0 हो या बहुत कम दूरी हो। नेक्स्ट इसके बाद में है एक ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। एक ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ऐसा कण होता है फोटोन। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि फोटोन की जो चाल है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, और m बराबर अपन लिखते हैं m0 रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से m0 निकालोगे तो m0 बराबर हो जाएगा m रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका v का मान c के बराबर होते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो m जब 0 से गुणा होगा तो m0 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है नियतांक k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका मान तो फिक्स है। लेकिन इस k का मान की अगर बात करें अपन तो k का मान निर्भर करता है एक तो माध्यम पर, और एक निर्भर करता है किस पर, ये मात्रक पद्धति पर। नेक्स्ट है एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, क्यों? क्योंकि एबोनाइट जो छड़ है, एबोनाइट छड़ का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कम होती है, आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, सॉरी। एबोनाइट जो छड़ है उसकी आयनन ऊर्जा फर्श से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस कारण फर्श जो है वो तुरंत इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, और एबोनाइट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट जो 18 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ आवेश के सीजीएस और एसआई मात्रकों के नाम लिखिए और इनमें क्या संबंध है। देखो आवेश का सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम या ईएसयू, और एसआई जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और एक स्टेट कूलाम या एक ईएसयू बराबर होता है एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। नेक्स्ट है ये 17, सॉरी 18 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन रह गया अपना। तो देखो 16 क्या है, 16 कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। यहाँ जो नीचे लिखी हुई संख्या है जो परमाणु क्रमांक होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 7। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ये इस पर आवेश होगा। नेक्स्ट एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव कब स्थायी अवस्था में होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तब वो स्थायी अवस्था में होता है या संतुलन अवस्था में होता है।
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होता है। और अगर यही प्रश्न आ जाए कि असमान विद्युत क्षेत्र में, तो असमान विद्युत क्षेत्र में 0 नहीं होता है बल, असमान। और यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कौन कौन से कारक कार्यरत होते हैं, यानी बल और बलागुण में से। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बल कार्यरत नहीं होता है, जबकि बलागुण कार्यरत होता है। और असमान विद्युत क्षेत्र में बल भी कार्यरत होता है और बलागुण भी कार्यरत होता है। बल भी कार्यरत होता है और बलागुण भी कार्यरत होता है। तो बच्चों ये अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। इनके आगे अपन कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखो, ये लघुतरात्मक का क्वेश्चन है 19वां। और इस क्वेश्चन में लिखा गया, आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में X तत्व की पहचान कीजिए। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में दो नियमों का पालन होता है। पहला आवेश संरक्षण और दूसरा होता है द्रव्यमान संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब हो गया कि ये जो नीचे परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, ये परमाणु क्रमांक अभिकारक नाभिकों के और उत्पाद नाभिकों के बराबर होंगे, यानी इनका योग बराबर होता है। अभिकारक नाभिकों के कुल परमाणु क्रमांक का मान उत्पाद नाभिकों के कुल परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। और द्रव्यमान संख्या संरक्षण होता है अभिकारक नाभिकों की कुल द्रव्यमान संख्या उत्पाद नाभिकों की कुल द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन करें अपन। तो देखो, पहले एक क्वेश्चन में अभिकारक जो नाभिक है 1H1, तो 1H1 का परमाणु क्रमांक 1 हो गया। और 4Be9, तो 4Be9 का परमाणु क्रमांक हो गया यहाँ पर 4 बराबर X नाभिक का परमाणु क्रमांक अपन को मालूम नहीं, तो यहाँ पर X लिख देंगे। प्लस न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 0 है, तो यहाँ पर X का मान कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो तत्व है वो तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। और 5 परमाणु क्रमांक किसका होता है? बोरॉन का होता है। और अगर इसकी द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो देखो, द्रव्यमान संख्या के लिए द्रव्यमान संख्या संरक्षण नियम लगा देंगे। तो 1H1 की द्रव्यमान संख्या 1, Be की द्रव्यमान संख्या 9, X की द्रव्यमान संख्या मालूम नहीं और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या 1। तो यहाँ पर X का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्व अपन को प्राप्त होगा वो 5B9 होगा। नेक्स्ट है 6C12 प्लस 1H1 और इससे X बन रहा है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दें, वो X के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर X का मान हो जाएगा, देखो एक तो हो गई इधर का परमाणु क्रमांक, एक हो गया इधर का, तो ये कितना हो गया? 7। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6C12 और यहाँ पर हो गया 1, तो 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो यहाँ इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 13 होगी। अब तीसरा जो लिखा हुआ है C में देखो यहाँ दे रखा है 8N, इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर 8O होगा, 8O15 1H1 और इससे एक 2He4 निकल रहा है। वही पहले परमाणु क्रमांक का संरक्षण लगाएं, आवेश संरक्षण लगाएं। तो देखो इसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 8 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। ठीक है, इधर हो गया X और इधर हो गया परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का। तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 में से ये 2 गया, तो X का मान कितना आ गया? 7। यानी कि यहाँ पर जो X अपन को प्राप्त होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 7 होगा। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। अब इसकी द्रव्यमान संख्या भी निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान संख्या के लिए देखो, ऑक्सीजन की 15 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई, X बराबर X, और हीलियम की हो गई 4। 15 और 1 16, और 16 में से अगर 4 गए तो कितना बच गया? 12। तो ये हो गया 7N12, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा?
नाइट्रोजन बढ़ेगा। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में।